देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा गुल बाजवा। आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे जो आज पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई। हमने देखा इलेक्शन के हवाले से जो है ज़्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयान सामने आते हैं जो कि बड़े दिलचस्प और अजीब भी होते हैं। कभी कभी उनकी लैंग्वेज इस तरह की होती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो 13 जमाती इत्तेहाद बना था पीटीआई की गवर्नमेंट को गिराने के बाद, अब वो 13 जमाती इत्तेहाद में जो दो बड़ी पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो आमने सामने खड़ी है 2024 के इलेक्शन के लिए। अब देखना ये कि 2024 के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये अपनी इलेक्शन कैंपेन किस तरीके से जो है लेके आगे बढ़ते हैं और किन सूबों में नुमाइंदगी हासिल करते हैं। हमने नून लीग का देखा कि नून लीग ने मुख्तलिफ सूबों में इत्तेहाद किया है मुख्तलिफ जमातों से, जबकि पीपल्स पार्टी का पिछले हफ्ते ही प्रोग्राम में ये कहना था कि हम जो है इलेक्शन के बाद जाएंगे इत्तेहाद की तरफ। इसी पे और गुफ्तगू भी करेंगे। मैं अपने पैनल में गेस्ट का तारुफ आपसे करवाती चलूँ। मेरे साथ होंगी शकीला लुकमान, मुस्लिम लीग नून से रहनुमा है, और सेनेटर ज्ञान चंद है, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सेनेटर साहब की तरफ चलेंगे। सेनेटर साहब, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अभी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की पॉलिसियों से मुल्क को दहशत गर्दी का सामना है, और हम देख भी रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी के हालात को अच्छे नहीं है। मैंने मुख्तलिफ बार प्रोग्राम में ये पूछा कि जलसे जो इलेक्शन कैंपेन के लिए हैं वो किस तरह कंडक्ट होंगे अगर मुल्क के इंटरनल सिक्योरिटी के हालात इसी तरीके से रहे तो। ज्ञान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से ज्ञान चंद साहब को मेरी आवाज़ नहीं आ रही। बहरहाल मैं आपको ये बता रही थी कि पीटीआई की अगर बात करें तो पीटीआई के भी मुतादिद जो हैं वो उनकी जमात जो है वो तफरीक का शिकार है। हमने देखा इस्तेहकाम पाकिस्तान की बुनियाद डली और अलीम खान और जहांगीर तरीन जो कि मेन एक पिलर समझे जाते थे पीटीआई के, वो अलग हो गए, उन्होंने अपनी अलग जमात बना ली। इसके अलावा एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी सामने आया पीटीआई से निकला हुआ। अब देखना ये कि क्या वो जो वोट बैंक था जो पीटीआई ने यूथ के नाम पर लिया था पाकिस्तान से, वो उसको उसी तरीके से अब जब उनके रहनुमा जो है वो जेल के अंदर है वो कंटिन्यू कर पाएंगे 2024 में? क्या नताइज आते हैं उनके, या वो वोट बैंक जो है वापस उन्हीं जमातों को जाएगा जहां उनके वरासती वोट बैंक था ऑलरेडी? ये चीज़ देखने में सामने आएगी जब 2024 के इलेक्शन होंगे। इसके अलावा जो है सिक्योरिटी खदशात के मुतालिक जो जितने भी बयान आ रहे हैं, और हम देख भी रहे हैं कि काफ़ी इलाके बाजोड़, अपर दीर, लोअर दीर और केपी के काफ़ी ऐसी जगहें हैं, जीबी की भी, बलूचिस्तान की भी, जहाँ आए दिन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है, और हमारी पाक फौज बड़ी अच्छे तरीके से उससे मुकाबला कर रही है दहशतगर्दी से। ज्ञानचंद साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। ज्ञानचंद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है जी। मैं ये पूछ रही थी आपसे कि इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो रही थी, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस पे बात की है और उन्होंने कहा है कि पीटीआई के दौर की जो गलत पॉलिसीज़ थी उसका खमियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है, और जो दहशतगर्दी की अभी हम रिसेंट लहर देख रहे हैं ये पीटीआई की गलत पॉलिसियों की वजह से है। कितना जो है वो आप इस बात को रिकॉर्ड करते हैं कि कितने सही है ये बात? देखिए, हमारे चेयरमैन साहब ने डिटेल्ड बात की है कि किस तरह से पीटीआई के चेयरमैन और पीटीआई की हुकूमत में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनके लोगों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने के लिए इजाज़त दी गई। किस तरह से हमारे जेलों में जो पहले ही कैद काट रहे थे उन सब को आज़ाद करके उनको फ्रीली मूव करने के लिए इजाज़त दे दी गई, और वही लोग हैं जो अब दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि चेयरमैन साहब जो बात कर रहे हैं वो आज नहीं कर रहे हैं। जिस टाइम पे ये हुकूमत की पॉलिसी लॉन्च की जा रही थी तब भी हम एहतजाज कर रहे थे कि इस तरह से दहशतगर्दों से बात नहीं हो सकती। दहशतगर्द इन्होंने हमारे एपीएस का वाक़ा किया, जो मस्जिदों पे, मंदिरों पे, स्कूलों पे, हर जगह पे उन्होंने दहशतगर्दियां की हैं। उनको इस तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, तो उसके नतायज आज हम भुगत रहे हैं, और वो उनको कंट्रोल करने के लिए दोबारा शहादतों की जरूरत पड़ रही है, और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं वो दोबारा उस जंग में हैं और उनके लिए थ्रेट्स हैं और वो शहादतें नोट कर रहे हैं।
तो मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब ने बड़ी टाइमली और सही बात की है कि इस तरह से स्टेट नहीं चल सकती और उनके खिलाफ एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इसके कौन कौन जिम्मेदार हैं और उसके नतायज क्या निकले। ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जमात इस्लामी ने भी एक बयान दिया था। मौलाना फजल रहमान ने ख़ास तौर पर ये भी बोला था, जमात उलमा इस्लाम की बात कर रही हूँ, कि उन्होंने कहा था कि दहशतगर्दी की वजह से जो है उनके लोगों को काफ़ी जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। रिसेंट वेव में उनके यहाँ काफ़ी शहादतें हुई हैं। मैं फजलुर रहमान ग्रुप की बात कर रही हूँ स्पेशली। तो क्या आपको लगता नहीं है कि जो दहशतगर्दी की जो नई लहर है, इसकी वजह से इलेक्शन कैंपेन जो है वो मुतासिर हो सकती है? देखिए, चैलेंजेस तो हैं जी, चैलेंजेस तो हैं, थ्रेट्स भी हैं। इलेक्शन मुहिम जो है वो मुतासर हो रही है। जी, जिस तरह से हम खुले आम जलसे जुलूस करें वो उनमें मुश्किलात हो रही हैं। हमने किसी न किसी सिक्योरिटी जोन में जाना पड़ता है, फिर वो स्कैनर से अंदर जाना पड़ता है और बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बड़ी उससे स्ट्रिक्टली मेजर्स लेने पड़ रहे हैं। तो इससे तो कोई दो राय नहीं है। जहाँ मौलाना साहब की पार्टी पे हमला हुआ है, तो उससे पहले अवामी नेशनल पार्टी की तो पूरी क़यादत को ही शहीद कर दिया गया, हमारी क़यादत को शहीद किया गया और कई हमारे बेगुनाह बच्चे बूढ़े उन पे हमले किए गए हैं। तो बड़ी एक लंबी तादाद है शहादतों की जो इस दहशतगर्दी के नजर हुई है। जी, तो इन चैलेंजेस के बावजूद भी हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। हम लोग तो अच्छा, मुझे ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून से शकीला लुकमान साहिबा ने भी, मैं उनसे भी राय ले लूं। शकीला साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? शकीला साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा शकीला साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ज्ञानचंद साहब जैसे बात कर रहे थे कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्पेशली दहशतगर्दी के मुतालिक बात की मुल्क में होने वाली, और उन्होंने कहा कि पीटीआई की गलत पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो पाकिस्तान में दोबारा से इंटरनल सिक्योरिटी के इशूज़ पैदा हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अभी आप जो दो बड़ी पार्टीज़ हैं उनके पास क्या फ्रेमवर्क है, क्या लाए अमल है कि किस तरीके से इस दहशतगर्दी से बचते हुए इलेक्शन कैंपेन करें, और इसका सदेबाप करने के लिए जब आप लोग हुकूमत में आएंगे तो क्या करेंगे उस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, ये तो वाकई ये आप समझ लें कि कई मंथ से, मैं समझती हूँ मोर देन ईयर हो गया है कि इस तरह ही हर रोज जो है वो कहीं कभी KPK में, कभी बलूचिस्तान में, कभी मतलब ये सारे हर तरफ ये जो है ये जो है दहशतगर्दी फैल रही है। और जो है ये मतलब कोई दिन ऐसा खाली नहीं गया जिसमें देखा जाए कि कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। और आपको मालूम है कि ये 2013 से पहले भी यही हालात थे। और इसको बिल्कुल हमारी ये फौज पाकिस्तान जो है इनका मुकाबला कर रही है और जो है इनको कम करने की कोशिश कर रही है। और हमारे सामने खासतौर पे जब से अफगानिस्तान के लोग जो है वो वापस जाने लगे हैं, उसकी वजह से भी ये जो वाकयात जो है उसमें जो है वो इजाफा हुआ है और काफ़ी इजाफा हुआ है। तो ये सारे मामलात हैं। और इसके अलावा जो है जिस तरह मेरे भाई पहले फरमा रहे थे कि ये इमरान खान का भी किया जा रहा है कि उसने कि जिस तरह ये तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान को किस तरह उनको सर पे बैठाया और उनको कहा कि भाई ये वापस आए, हम इनको कौमी दायरे में डालेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। तो ये सारी हमारी गलतियां हैं, हमारी हुकूमतों की गलतियां हैं और कुछ मामला ऐसे हैं जिसकी वजह से मुल्क में दहशतगर्दी जो है वो आजकल बढ़ती जा रही है। और वही मैं बात कर रही हूँ 2013 में जब हमारी हुकूमत आई, PMLN की हुकूमत आई, तो उन्होंने इसके ऊपर आते सार पहला उनका ये कदम था, सारी पार्टियों को बैठा के एस्टेब्लिशमेंट को बिठाया, सबको बिठा के और ये कहा कि भाई हमने इसको खत्म करना है। और अल्लाह का शुक्र है कि रद्दुल फसाद हुआ और सारा जो कुछ हुआ तो और सियासतदानों के, पार्टियों की और हुकूमत की जो है वो मदद से सबने मिलके इसके ऊपर मुकाबला किया और खत्म किया। जी, अच्छा मुझे ये भी अब भी इसी चीज की जरूरत है कि जो
जी 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 मिलके बैठे हैं और इस पे इसके जी, मुतालिक आप क्या कोई कह लाएमल बनाए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप शकीला साहब। मुझे मैं चाहूँगी कि ज्ञानचंद साहब से बात करूँ और आपका भी जवाब लूँगी, क्योंकि हम बात करें रिसेंटली बयान पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। बिलावल साहब ने आज अपने बयान में एक और बात भी की है ज्ञानचंद साहब। उन्होंने कहा कि एक जेल से निकलने के लिए और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। तो जेल से बचने के लिए क्या डायरेक्टली वो मुस्लिम लीग नून को कह रहे हैं? देखिए, जेल से बचने के लिए कौन कोशिश कर रहा है हम्म, और जेल से निकलने के लिए जेल में कौन बैठा हुआ है? तो हमारे चेयरमैन साहब ने तो एक सच्ची बात की है कि वो इसके लिए मेयर्स ले रहे हैं नून लीग वाले, तो किसी न किसी तरह से जो केसेस हैं वो खत्म हो और उनको फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो इलेक्शन में जाए। इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनके साथ जब पहले 2018 के इलेक्शन से पहले उनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उनका तदारक होना है, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस है, उस ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई लाडला है, कोई लाडला प्लस है। ज्ञान साहब आपने बड़ा पॉजिटिव इसके अंदर से इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। अच्छा, तो मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई हूँ इस बात से कि आपने कहा कि जी भाई उनके जो गलत केसेस बने थे उनको ख़त्म किया जाता है। यूजुअली इस तरह के बयान सुनने के लिए मिलते हैं। शकीला लुकमान साहिबा, आप क्या कहेंगी इसके ऊपर? देखें, मैं इसके ऊपर क्या कहूँगी, हमारे ऊपर तो वो बिलावल साहब जो है वो डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं और हर रोज़ कर रहे हैं। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जिससे मैं समझती हूँ कि हमारे ऊपर जो है वो तीर बरसा रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि देखिए, हम मिलके चले हैं। पीडीएम की जब हुकूमत थी, 16 महीनों की हुकूमत थी, हम मिलके चले हुए थे और हम सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में मिलके चला रहे थे। और जो भी पॉलिसी हुकूमत बनाती थी उसमें सारी पार्टियां शामिल होती थी और पीपल्स पार्टी भी उसमें होती थी। उस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं होती थी। अब ऑल ऑफ ए सडन ये ठीक है, आप इलेक्शन में जा रहे हैं, अपना परमानेंट इशू सबने देना है, लेकिन ये नहीं कि हमें उन्होंने बिल्कुल उसके ऊपर वो निशाने पे बिठाया हुआ है। हर बात का कसूर हमारा है, महंगाई है तो हमारी है, फलाना तो हमारा है, ये भी इन्होंने कर दिया, लाडले हो गए, फलाना हो गया, फलाना हो गया। लाडले किस क्या चीज नजर आई? हम लाडले हो गए, हम लाडले किस तरह हो गए हैं? हम अपने मियां नवाज शरीफ देखे बड़ी क्या 1.5-2 महीने से आए हुए, सारे केसेस भुगत रहे हैं, केसेस में से गुजर रहे हैं। और ये है कि कोई इतना ये नहीं है कि एक दिन में हमें कुछ मिल गया और हम बैठ गए तख्त पे बैठ गए, वो वाली बात नहीं है। तो सारी चीजों में से हम गुजर रहे हैं और इंशाल्लाह ये सब ने इंशाल्लाह बस ये दुआ करें कि इंशाल्लाह जो है इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री होंगे और उसमें हम सारे गुजरेंगे और फिर अल्लाह ताला की मदद के से हर कोई जो है अपने अपने जो है वो अपने अपने इलाके से जब वोट हासिल करेगा उसके रिजल्ट हासिल होंगे। तो हम ये नहीं कहते, बस बिलावल साहब जो है वो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन हमारा फोकस जो है ना वो अपने जो है वो काम पे है। हम अपने जो है वो आगे अभी हमारे जो मोस्ट ऑफ द जो हमारे जो इलाके हैं वो उनके सबके इंटरव्यूज हो गए हैं, 19 तक खत्म हो जाएंगे और उसके बाद हमने सबने। अच्छा शकीला लुकमान साहब, ये लाडले वाली बात जो है ना वो खुर्शीद शाह साहब ने आज कही है। मैं ये कह रही थी, आप कता कलामी माफ़, मैं कह रही थी शकीला लुकमान साहिबा, ये जो प्रोटोकॉल से नून लीग पर लाडले का इल्ज़ाम तो लगेगा, ये खुर्शीद शाह साहब ने कहा है। उन्होंने कहा लाडला होने की निशानियां ना छोड़ें, अगर लाडले हैं तो लाडले रहें लेकिन उसकी निशानियां ना छोड़ें। तो कौन सी निशानियां ऐसी हैं जिससे पता चलता है कि आप लाडले हैं? नहीं, अब पता नहीं, ये बताएं ना कि हम किस लिहाज से कोई एक्सप्लेन भी बात करें ना। शाह साहब ने अगर बात की है या बिलावल साहब कहते हैं या सारे कहते हैं तो हमें बताया तो जाए किस चीज क्या प्रोटोकॉल से लगता है कि लाडले। अभी तो हमने कौन सा प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं? प्रोटोकॉल देखिए नहीं, प्रोटोकॉल क्या है? देखिए वो 3 दफा के वज़ीर आज़म है, तो क्या प्रोटोकॉल उसमें क्या उनको सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए? क्या बिलावल साहब को सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए? इतने इतने बड़े, और हमारे मुल्क में दहशत गर्दी हो रही है, हमारे मुल्क में इतने इतने जो है वो, और आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान को थ्रेट आया हुआ है कि उन्होंने मतलब उनकी और उनको जो है वो इस तरह का थ्रेट आ रहे हैं, तो क्या उनको जो है वो सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए? अगर नवाज शरीफ जो है यहाँ से अपने सियाल को इस्लामाबाद में वो जाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं, तो क्या उनको अगर सिक्योरिटी मिलती है तो उनको नहीं मिलनी चाहिए? क्या कोई वो चाहते हैं कि कोई ऐसे वाकयात हों जो
जो है वो जिसकी वजह से पहले हमारा मुल्क हिला हुआ है और इसमें कुछ और इस तरह का कोई इजाफा हो, तो मतलब ये सिक्योरिटी सबको मिली है। किस चीज में हमें हमें लाडला, क्या लाडलापन हमें दिखे? क्या हम कैंपेन हमने नहीं करनी? क्या हमें अपने वोट, हम जो अगर हम जो है वो किसी पार्टी के साथ बात करते हैं, फिर ये होता है कि ये लोगों से क्यों पार्टी के ये उनके साथ मिलाप क्यों कर रहे हैं, क्यों सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं? तो ये सीट एडजस्टमेंट या मिलना ये एक इलेक्शन का हिस्सा है। बिल्कुल जब ठीक है। ये खुद करते हैं, जब पीपल्स पार्टी करती है या कोई दूसरी पार्टी करती है, मौलाना फजलुर रहमान करते हैं, कोई करते हैं, तो ये उनका हक है, हर एक का आईनी हक है। हम कौन सा अपनी अबव द लाइन्स कुछ चल रहे हैं, मगर पार्टियों के साथ अगर हम अपनी सीट्स का या हम अपने आप को, जहाँ हम समझते थे कि हमारे एक एरिया में अगर हम जो पहले जो हम इलेक्शन में जहाँ हमारे कुछ कम मार्जिन से हम जीते हैं, हारे हैं, तो हम वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे हम जो है वो सीट एडजस्टमेंट जो है वो कोई गैर कानूनी चीज नहीं है जिसमें इनको एतराज हो रहा है कि नहीं, सीट एडजस्टमेंट का तो इश्यू ही नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने तो खुद कहा है मेरे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा हम इलेक्शन के बाद सीट एडजस्टमेंट करेंगे, पहले इलेक्शन कर लें। हाँ देखिए मेरी बात सुनिए, आजकल जो चल रहा है, देखिए जो राइट वे चीजें चल रही हैं जी, तो वो यही चीजें चल रही हैं ना, या तो कोई चीज एक्स्ट्रा कोई चीज नजर आए, भाई ये चीजें बताए ना, एक्सप्लेन करें। हाँ, मैं पूछ लेती हूँ ना ज्ञानचंद साहब से। ज्ञान साहब मुझे ये बताइएगा कि लाडला होने के लिए सिर्फ प्रोटोकॉल, क्योंकि प्रोटोकॉल है इसलिए आप कह रहे हैं कि जी लाडला है वो? नहीं, देखिए प्रोटोकॉल तो और सिक्योरिटी में फर्क है। अगर सिक्योरिटी दी जा रही है तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। 5 गाड़ियां दे, 10 दे, 20 गाड़ियां दे, सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी, ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब नून लीग वाले इमरान खान के लिए कहते थे कि भाई कोर्ट के गेट पे उनकी गाड़ी में बायोमेट्रिक हो रही है तो वो लाडला है, तो जब मियां साहब आ रहे थे तो जिस तरह से वहाँ के एम्बेसडर ने उनको सियाफ किया है, जिस तरह से एयरपोर्ट पर जाकर उनसे बायोमेट्रिक की गई है, और फिर पंजाब के हद तक तो जो निगरान हुकूमत है वो उनके फंड्स भी खुले हुए हैं, उनकी हर काम जो है वो इनके कहने नहीं तो हो सकता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और निगरान हुकूमत ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं लेना चाहती हो, इसलिए जो है वो गाड़ी में ले लियो उन्होंने बायोमेट्रिक। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी रिस्क के लिए वो एक सजा याफ्ता आ रहे थे तो उनके लिए एयरपोर्ट पे जाना पड़ा। वो कहीं पे भी हो सकता था, लेकिन नहीं, उनको फैसिलिटेट करना था। हम तो लाडला उसको कहते हैं उसको फैसिलिटेट किया जाए। तो ये चीजें जो हैं वो उनको लाडलापन कहती हैं। फिर पंजाब में पूरे डेवलपमेंट्स के भी चल रहे हैं, नई नई स्कीम्स इनको मिल रही हैं। हमारे सिंध में तो आप देखेंगे कि जो पुराने काम, चलते हुए काम है, उनको बंद कर दिया गया है। बाकी सूबों को भी कुछ इस तरह की सूरत हाल है। तो ये नजर आ रहा है, हमारे कहने ना कहने से अलग बात है, लेकिन ये उस चीज का दिफा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो खदशात तो हैं कि भाई जब फैसिलिटेट किया जा रहा है तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और हम चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, लोगों को फैसला करने का पूरा हक हो, फेयर एंड फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। तो जब तक वो नजर नहीं आता है तो ये लाडलापन तो इनका रहेगा, इनका खिताब इनके पास रहेगा। अच्छा, ये टाइटल अभी इलेक्शन तक है इनके पास। अगर उनको बराबरी की ट्रीटमेंट होती तो उनको लाडला क्यों कहा जाता है? इन्होंने भी अपोजिशन में रहे हैं, पीटीआई के दौर में इन्होंने विक्टिमाइजेशन को भी भुगता है, कोर्ट को भी भुगता है। अभी आते जिस तरह से आम शहरी के ट्रीट किया जाता है, उस तरह से कोर्टों में ट्रीट किया जाता है। तो पंजाब कैबिनेट ने उनकी सजाओं की माफी के लिए भी एक पास कर दिया। तो इस तरह की ट्रीटमेंट को ही के लाडलापन कहते हैं ना, कि भाई स्पेशल कोई मेयर्स ले जाएं किसी को फैसिलिटेट करने के लिए, लाडला तो उसको कहेंगे ना। तो वो सब स्पेशल मेयर्स लिए जा रहे हैं मियां साहब को रिलीफ देने के लिए और नून लीग के की कैंपेनिंग में फैसिलिटेट करने के लिए। अच्छा, ये बताइएगा ज्ञान साहब कि ना मंसूर वसान साहब ने भी ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो सदर मुमलिकत नहीं बनते। क्यों? मतलब सदर मुमलिकत की कुर्सी का उनका शुरू से ही ये चला आ रहा है। जब ये तहरीक अदम एतमाद हुई थी तब भी ये कहा जा रहा था कि हो सकता है शायद सदर जो है वो मौलाना फजलुर रहमान बन जाए। तो कोई ख़ास कुर्सी में कोई ख़ास ताकत है जो मौलाना फजलुर रहमान अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ, या बाकी लोग सियासतदानों को लगता है कि वो सदर बनना चाहते हैं, इंटरनल उनकी कोई ख्वाहिश हो, विश हो ऐसी?
देखिए, कोई जो भी पाकिस्तानी क्वालिफाई करता है सदर बनने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि सब वोटर्स क्वालिफाई करते हैं कि एज के छोड़कर, सवाए नॉन मुस्लिम्स के। तो कोई भी बन सकता है। बाकी ये है कि उनकी इलेक्शन का एक प्रोसीजर है, उनसे वो वोट ले सकें या बाकी पार्टीज को वो उस पर राजी कर सके। नहीं, मंजूर हसन साहब ने पेशन गोई की है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो सदर मुमलिकत नहीं बनेंगे, ये पेशन गोई है उनकी तरफ से। देखो, उनकी पार्टी की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सदर मुमलिकत बन जाए। अच्छा, ठीक है। शकीला साहब, आप क्या कहेंगे? आपके तो अलायंस में है मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, तो क्या कोई उनकी रिक्वेस्ट है या इंटरनल विश है कि उन्हें सदर बनना है? क्योंकि ये तो डेढ़ दो साल से तो सुनते ही आ रहे हैं हम ये सदर वाली बात। देखिए, मुझे तो इस बात का पता नहीं है कि उनकी ख्वाहिश है या बनने जा रही है या नहीं। अगर बनेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्यों नहीं। वो इस काबिल नहीं है, वो बिल्कुल एक पार्टी के जो हैं वो हेड हैं, और बने तो बहुत खुशी की बात है, इसमें क्या बुराई है। कौन सा उनका क्या वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे, या उसकी कैपेबिलिटी बहुत आला सियासतदान है और एक बड़ी पार्टी के वो हेड है। तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी अगर वो बनेंगे, तो इसमें मेरा आई हैव नो ऑब्जेक्शन। अच्छा, एक और चीज़ है, आपके अलायंस जमातों में जो सिंध में है वो एमक्यूएम पाकिस्तान है, और एमक्यूएम पाकिस्तान में आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का बयान भी मैं पढ़ रही थी, और वो कह रहे थे साफ शफाफ इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो काफ़ी मायूस नज़र आ रही है एमक्यूएम पाकिस्तान इलेक्शन से, उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, वो मायूस हो रहे हैं तो सिंध से हो रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल, वो कह रहे हैं तो वो सिंध की बात कर रहे हैं, वो पंजाब की या बाकी किसी इलाके की बात नहीं कर रहे। वो समझते हैं, उन्होंने ये कहा है कि 15 साल से जिस पार्टी की हुकूमत थी उन्होंने कुछ नहीं किया और हमें कुछ नहीं मिला। उनका सबसे बड़ा इस वक्त मुतालबा ये है कि वो लोअर लेवल तक जो है वो चाह रहे हैं कि भाई लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, लोगों को राइट्स मिलें, वो मतलब उनको पैसा दिया जाए, वो अपनी जो MNA लेवल पर या सूबाई लेवल पे जो काम होते हैं वो उस लेवल तक जो है वो बल्दियाती लेवल तक जो है वो होने चाहिए, जो उनका राइट है। और मैं कहती हूँ ये एक बहुत अच्छी बात है और इसमें जो है ये होना भी चाहिए इस तरह। तो एक वो बात कर रहे हैं, बाकी वो कह रहे हैं कि भाई हमें सिंध में कोई हिस्सा नहीं मिला, या पिछले इलेक्शन में उनको, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी काफ़ी उसमें वहाँ पे वो पहले जो है वो उन्होंने वो वोट हासिल किए थे, या उनके ज़्यादा हल्का बंदियों पे उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ एमक्यूएम पाकिस्तान को। हाँ जी, बिल्कुल जी, ऐसे ही है। लेकिन जब वो बात करते हैं तो कुछ इस तरह की बात करते हैं कि इनको इस तरह के इंतखाबात कबूल नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये कह रहे थे, और हम सड़कों पर लाकर अपना मैंडेट मनवाएंगे। तो और निगरां वज़ीर आज़म का काम ये है कि साफ शफाफ इंतखाबात करें। जब वो सड़कों की बात करते हैं तो फिर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगने लग जाता है कि जी ये जो है वो धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, वापस उस नहज पे आ रहे हैं। ये क्यों है? आपने अलायंस पार्टी के तौर पर उन्हें समझाया नहीं? देखें मेरी बात सुने। इलेक्शन तो मैं समझती हूँ कि हर पार्टी को है, हर पार्टी समझ रही है कि मुल्क में इलेक्शन होना बहुत ज़रूरत है। इस वक्त जो है वो हमारे मेरे ख्याल में मोर देन 90 डेज हो गए हैं कि जिससे मतलब नेशनल असेंबली जो है वो भी उसके भी इलेक्शन जो है वो ऊपर होने चाहिए, और सबके मतलब ये नेशनल असेंबली जो है उसका फरवरी 8 को ही होने चाहिए। सब पार्टियों की यही राय है और यही राय होनी चाहिए, इसी से मुल्क चलेगा। क्योंकि हम इलेक्शन के बगैर जो है वो मुल्क जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो कितने दिन चला सकती है। वो तो एक टेम्पररी हुकूमत होती है जो कामों में डे टू डे काम चलाती है। बाकी जो मुल्क चलाना जो है वो तो बड़ी जो है जब एक इलेक्शन के नतीजे में कोई बड़ी पार्टी आती है जो वज़ीर आज़म बनता है, अपोजिशन बनती है, तो वो लोग चला सकते हैं। तो इस तरह मुल्क जो है ये समझ लेंगे ठीक है, जो इस वक्त की केयर टेकर गवर्नमेंट है वो अच्छी जा रही है, वो अपने काम निपटा रही है। लेकिन वो कितने दिन में, वो तो वो कोई सियासतदान तो नहीं बैठे हुए ना, वो तो आम लोग होते हैं, न्यूट्रल लोग होते हैं जिनको इतना जो है मुल्क को चलाने का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है ना उन्होंने भी कमिट किया हुआ है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर जो है स्केड्यूल जो है वो हमें आना चाहिए,
ताकि सबकी जो है वो तसल्ली हो जाए कि इलेक्शन सर पे हैं और हर कोई जो है वो अपनी अपनी जगह तैयारी तो हर कोई सारी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन ये समटाइम वो इस तरह की बातें आ जाती हैं जिसमें हर एक को शक व शुबात होने लगते हैं। अच्छा। तो मैं ज्ञान साहब से भी इस पर राय ले लेती हूँ। ज्ञान साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमने एमक्यूएम पाकिस्तान की, मैंने आपको बात बताई कि खालिद मकबूल सिद्दीकी क्या कह रहे हैं, इसके अलावा भी अगर मैं ये बताऊं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि पीटीआई से ही टूटी हुई हिस्सा है, उसने एक नई बात की है उन लोगों ने ना, महमूद मौलवी साहब ने, वो यहाँ कराची के हल्के से जीतते रहे हैं एनए से। वो कह रहे हैं इस्तेहकाम पार्टी जो है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है 300 यूनिट तक फ्री बिजली जो है ना मुफ्त देगी, वो फ्री बिजली देगी लोगों को। कैसे? अभी तो वो अभी नए इस्टेब्लिश हुए हैं, पहले ही उनका मंशूर सामने आ गया कि 300 यूनिट बिजली हम देंगे। दूसरी तरफ जो है वो एमक्यूएम ये कह रही कि उन्हें साफ शफाफ इंतखाबात नज़र नहीं आ रहे। तो किस तरीके से ये दोनों चीज़ें जो है वो आप जो है वो उसका जवाब दे पाएंगे? देखिए, तहरीक इस्तेहकाम पार्टी वाले जो भी ऐलान कर दें, उनको कोई पाबंदी तो नहीं है कि कोई कौन सा ऐलान करे, लेकिन उसके लिए लॉजिक कोई हो कि वो किस तरह से 300 यूनिट तक वो फ्री बिजली देंगे। तो वो बात कोई समझ में नहीं आती है, वो उनकी मर्जी है। इमरान खान भी कह रहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, किसी ने उसको रोका? कर तो कुछ नहीं पाया। नौकरियां लोगों से गई, घर लोगों के जो थे वो भी खत्म हो गए, घर उजड़ गए, वो भी उजड़ गए। तो इस किस्म के ऐलान करने और इलेक्शन के टाइम पे ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे यहाँ रवायत है। जहाँ तक एमक्यूएम का ताल्लुक है, तो एमक्यूएम एक दहशत के बुनियाद पे खड़ी थी। जब से उनकी वो दहशत खत्म हुई है, तो पहले तो वो बिखर गई, 3-4 धड़े बन गए, फिर वो उनको साथ बैठ गए हैं, तो भी उनसे संभाला नहीं जा रहा है। उनके पास कोई ऐसा कोई नहीं है कि वो कह सके कि भी हम आगे जाकर नहीं। तो कराची में आप लोगों को टफ टाइम नहीं मिलेगा अगर एमक्यूएम जो है वो बाइकआउट नहीं करती और इलेक्शन लड़ती है? एमक्यूएम एक पार्टी मौजूद है, उसकी फॉलोइंग भी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी वो फॉलोइंग होती जो दहशत के बुनियाद पर वो मैंडेट लेकर बैठे थे, वो नहीं है। अगर होती तो वो लोकल बॉडीज में बाइकआउट नहीं करते। अगर वो वहाँ पे मौजूद होते तो पता चल जाता कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, कितनी नहीं मिलती हैं। अब वो ये रोना रोकर पीपुल्स पार्टी पे इल्जामात लगाकर अपनी मकबूलियत बढ़ा नहीं सकते हैं। लोगों ने अब नफरत की जो सियासत है उसको रद्द किया है। लोग चाहते हैं कि इस मुल्क में रहने वाले, कराची में रहने वाले, पूरे सिंध में रहने वाले आपस में मिल बैठकर हम किसी नजरियाती सियासत के पीछे जाएंगे और बिलावल भुट्टो और पीपुल्स पार्टी के जो गुज़श्ता हुक्मरानी के दौर में जो भी स्टेट थे, उनसे लोगों को रिलीफ थोड़ा मिला है, ज्यादा मिला है, लेकिन रिलीफ मिला है। और अब भी पीपुल्स पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं, उनमें से उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो एमक्यूएम को अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए वो इधर उधर से चला रही है। अच्छा, उन्हें अपनी शिकस्त नजर आ रही है। अच्छा, मुझे लग रहा था शायद वो आप एज ए कॉम्पिटिटर उनको बताएंगे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त ये जमा हुए थे जब बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, इनके मुख्तलिफ धड़ जमा हुए थे। एक इशू शायद आप नज़रअंदाज करें ज्ञान साहब, क्योंकि अब पीटीआई वैसी पीटीआई नहीं रही है और कराची की यूथ ने बहुत ज़्यादा जो है वो एक परसेंटेज में वोट दिया था पीटीआई को, तो वो वोट बैंक अब टूटेगा। तो क्या एमक्यूएम के पास जाएगा या आपके पास आएगा? आपको ये फैक्टर भी तो देखना चाहिए। देखिए, हम समझते हैं कि जो एमक्यूएम से भी कुछ लोग हमारी तरफ आए हैं, उसके बाद जो है पीटीआई के लोग भी हमारी तरफ आए हैं। अभी तो ये सिलसिला जारी है और आम वोटर जो है उसने पीटीआई को भी देख लिया, एमक्यूएम को भी देख लिया और पीपुल्स पार्टी की जो भी कारकर्दगी है उसको भी देख लिया। अभी हमारा मेयर वहाँ पे वो काम कर रहा है। लास्ट जो 5 ईयर्स की गवर्नमेंट को हम देखें तो बहुत सारा काम कराची के अंदर भी हुआ है, बाकी जगहों पे हुआ है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि लोग इस नफरत की सियासत को पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग अब वो जनरल पाकिस्तानी की तरफ आ रहे हैं, सिंधी की तरफ आ रहे हैं। तो लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप इसमें जबान की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे कोई नफरतें फैलाकर अपना उल्लू से सीधा करें। तो इससे भी लोगों को नफरत है। तो लोग वो समझते हैं कि हम उस पार्टी की तरफ जाएं जो मोहब्बतें बखेरती हो, जो आगे उनका विजन भी हो और वो आगे काम भी कर सके। अच्छा जी, अभी प्रोग्राम में एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, तो मैं यहाँ ब्रेक लूँगी और गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, शकीला लुकमान साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, पूछूंगी क्योंकि हम एमक्यूएम की बात कर रहे थे तो उससे रेलिवेंट मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि जो आप लोगों ने इल्हाक किया है एमक्यूएम के साथ, वो सिर्फ कराची की हद तक है या पूरे सिंध के लिहाज से आपने किया है सीट एडजस्टमेंट? शकीला साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी 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 जी, मुझे आ रही है। मेरा ख्याल है कि ये पूरे सिंध का ही है, कि इसमें सिर्फ कराची का तो नहीं हो सकता ना, पूरे सिंध का ही है जी। जी ठीक है, पूरे सिंध हाँ, में मतलब एमक्यूएम के अगर देखें तो देहातों एम में के तो सर मिल के साथ, हाँ जो जी इतनी बिल्कुल, कि देखिए नुमाइंदगी हमारे नहीं है, हमारे ज़्यादातर जी आपको हमारे सक्खर, हैदराबाद, नवाबशाह और फिर कराची में आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है टफ कंपटीशन होगा सिंध में इलेक्शन में? देखिए, मुझे आप मुझसे बात कर रही हैं? जी जी। हाँ जी, देखिए हमारे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, 6-7 जो हैं उधर कराची में और उधर, लेकिन ये हमारी इसी तरह हुई है कि हम जो है उनके साथ मिलके जो है वो चलें, और उसमें काफ़ी जो है वो सीटें हैं उधर, और उसमें आप चाह रहे हैं कि क्योंकि हमारी जो है पिछले टर्म में जो है और उससे पहले भी हमने उसमें कोई इतना अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से हमने कोशिश की है कि ज़ाहिर हर पार्टी जो है वो ये चाहती है, तो हमने उस लिहाज से वो, बल्कि उन्होंने हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हम चूँकि पिछले जो हमारी 16-14 महीने की जो हुकूमत चली है, जो इकट्ठे थे हम लोग, उन्होंने कहा कि हमने आप लोगों को अच्छा पाया है कि आपने जो वादा किया पूरा किया शहबाज शरीफ साहब ने, तो हम आपके साथ मिलकर चलना चाहते, तो हमने उनको वेलकम किया कि ठीक है, हमें भी आपकी ज़रूरत है, हम मिलके जो है चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एमक्यूएम की कुछ सीटें जो हैं वो बहुत अरसे दराज से हर इलेक्शंस में वो एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की होती हैं, तो क्या उन सीटों पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा आप लोगों के साथ, या वो आप उन्हीं को सीट्स देंगे, या वो यानी कि वही लड़ सकें उस पैनल पे? देखिए, जब वो बैठेंगे, मिलके बैठेंगे और जिस सीट एडजस्टमेंट की बात होगी, तो ये उस वक्त की सारी बातें अच्छा। हैं कि पहले तो मैं तो नहीं कुछ बता सकती, लेकिन उस वक्त में देखना है कि जिसको जहाँ पे फायदा होगा, जिसमें अगर एक पार्टी जो है जहाँ उसकी कमजोरी होगी तो दूसरी पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा तो वो वहाँ कर लेंगे। तो ये एक दूसरे की जो वीकनेस है उसको एडजस्ट करना होता है एक दूसरे के साथ, कि जहाँ हमें हेल्प मिलेगी वो हमें देंगे, जहाँ हम हमारी उनको हेल्प की जरूरत होगी हम करेंगे। अच्छा, ज्ञान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आवाज़। अच्छा ज्ञान साहब, मुझे ये बताइएगा, अभी मैं एमक्यूएम का पूछ रही थी शकीला लुकमान साहिबा से, आप ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल से सिंध में मौजूद है और अब भी रोशन इम्कानात आप बकौल आपके भी और तमाम रहनुमाओं के हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में हुकूमत बना लेगी। क्या फेडरल लेवल की हुकूमत बनाने के लिए इनको सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले? देखें, सिंध में तो खैर ये सब हमारे मुखालफिन आपस में मिलते इसलिए हैं कि ये सब के मिलने के सवाए इनके पास कैंडिडेट्स नहीं होते सब हल्की के लिए। तो सब के मिलने के बाद भी इनके पास पूरे सिंध में जो है वो कैंडिडेट्स नहीं होंगे, तो इताद कर लें। वो भी चलता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है, जैसे आप बात कर रही थी कि भाई जो सीटें पक्की हैं एमक्यूएम की या जहाँ से वो जीतते रहे उन पे अगर इनका स्टेक होगा तो बात नहीं बनेगी। अच्छा। जहाँ तक आइंदा हुकूमत बनाने का ताल्लुक है तो हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमारी बलूचिस्तान में भी पार्टी को अच्छी पजीराई मिली है, खैबर पख्तूनख्वा के भी जलसे आप देख रहे हैं कि बिलावल साहब को लोग जो है वेलकम जिस तरह से कर रहे हैं, तो वहाँ से भी हमें उम्मीद है कि हम कुछ ज़्यादा सीटें निकालेंगे। पंजाब की तरफ भाई बाकायदा कोई जलसे जुलूस हमारे नहीं हुए, हमारी मीटिंग्स हुई हैं, तो वहाँ पार्टी एक्टिव हुई है। तो अब कुछ ही दिनों में वहाँ भी पीपल्स पार्टी जाएगी और पीपल्स पार्टी वहाँ पे भी रिवाइव करेगी। और हमें उम्मीद है कि साउथ पंजाब में पहले ही हमारा अच्छा खासा स्टेक मौजूद था, तो आरटीएस बैठा तो उसमें न सिर्फ नून लीग को नुकसान नहीं हुआ था, पीपल्स पार्टी को भी नुकसान हुआ। तो अच्छा, लेकिन नून लीग ने तो सिंध में तो अपने जो है वो कैंपेन शुरू कर दी हुई है, और अब ये देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में जो है वो कहाँ जाती है। कहाँ का इरादा है वैसे आप लोगों का जलसे करने का? देखिए, एक तो गुजरानवाला में हमारा जलसा कल होने जा रहा है, बाकी सिंध में पीपल्स पार्टी ये
सब जमायतों ने मिलकर एक आधा कोई जलसा किया है, बाकी इनकी अभी तक कोई अंडरस्टैंडिंग पूरी हुई नहीं है। वो जीडीए वाले हैं इधर उधर से के जो आज़ाद लड़ते हैं, जिनकी पीपुल्स पार्टी में गुंजाइश नहीं है, वो आपस में मिल जाएंगे। तो अच्छा है कि कम से कम इलेक्शन होते हुए नजर आएगा। तो जीतना तो पीपुल्स पार्टी को ही है, तो मैं नहीं समझता सिंध में ना जीतना, सिंध में है ना पीपल्स पार्टी को। बाकी पंजाब में बलोचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा सीटें लेगी और वहाँ पे एक सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आएंगे, ये हमें यकीन है। अच्छा, जिस तरीके से हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून में लोग शामिल हो रहे हैं, इस तरह लोग आपके पास आ रहे हैं पीपल्स पार्टी में? देखिए, हमारे पास कुछ लोग आए हैं, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी का वहाँ पे स्टेक मौजूद है। वहाँ पे पहले भी जो इलेक्शन हुए हैं उनमें काफी सीटों पे हमारे 2-2, 4-4 हजार से कैंडिडेट्स हारे थे, जिनको हराया गया था। जी। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तो वो लोग जीतेंगे। और फिर जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट में पीटीआई से लोग मायूस हुए हैं, नून लीग की जो कारकर्दगी है उससे भी मायूस हैं, फिर उनकी जो लाडलापन है उससे भी लोगों को एतराज है। तो पीपल्स पार्टी की तरफ लोग आ रहे हैं और बिलावल भुट्टो की उसकी समझदारी को, उसके नौजवान होने को और उनकी कमिटमेंट है और विजन जो है उसको देखते हुए हमें उम्मीद है कि पंजाब से भी हमारी अच्छी खासी सीटें निकल। अच्छा, मैं शकीला साहिबा से भी पूछ लेती हूँ। शकीला साहिबा, आपको क्या लगता है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है अपने कदम जमा पाएगी? देखिए, कोशिश करके देख लें, अगर इनको कुछ मिलता है तो जरूर, वाई नॉट, कोशिश कर लें। अगर ये समझते हैं कि अभी ये देखिए, मुझे एक बात बताएं कि पीपल्स पार्टी वाले जब हमारे साथ कोई पार्टी मिलती है या तो हमें लाडलेपन का जो है वो तोहमत लगाते हैं कि ये अब लाडलेपन है, लाडले हो गए हैं। जब इनके साथ मिलते हैं तो फिर कहते हैं जी ये बड़ी, हमारे साथ तो बड़े लोग मिल रहे हैं, हमें हमारे साथ तो बहुत अट्रैक्शन है, हमारे साथ लोग आ रहे हैं। तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? कोई हमारे साथ मिले तो हम लाडले हैं, जब हम लाडले बन जाते हैं इनके साथ मिले तो बड़ी ताकत बढ़ती है इनकी और ये बहुत ताकतवर हो जाते हैं और सब कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। तो ये बात नहीं होती। हर बंदे ने हर जगह पे, पूरा पाकिस्तान आपके पास भी है, पूरा पाकिस्तान हमारे पास है, जहाँ मर्जी आप देखें, कोशिश करें, आप लोगों को मिले। अवाम ने वोट देना है, पब्लिक ने वोट देना है, तो जिसको वोट मिलेगा वो कामयाब हो जाएगा और वो जो कामयाब होगा वही जो है वो लाडला बन जाएगा, क्योंकि जो जीतता है वही लाडला होता है ना, वही कामयाब। जिसको पाकिस्तानी अवाम जो है वो लाडला बनाते हैं, वो लाडला बन सकता है। किसी और के करने से कोई लाडला नहीं बन सकता। इस वक्त अवाम की ताकत से हमने जो है वो इलेक्शन जीतने हैं, कोई भी जीते। तो जब हम अवाम ने हमें वोट देना, तो इसका मतलब ये है कि हम उनके लाडले हैं, तो तब जानते हैं। अच्छा, मेरा आप दोनों से एक सवाल है, थोड़ा क्विक इसका जवाब चाहिए होगा मुझे, कि पीटीआई जब आई थी तो उसने यूथ का नारा लगाया था और यूथ को शामिल किया था, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। अब मुस्लिम लीग नून की तो नहीं, खैर मैं पीपल्स पार्टी की ये बात करना चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी एक ऐसे फिगर के तौर पे सामने आ रहे हैं जो जलसों में ये बात कहते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कि नई सियासत को आना चाहिए, या शायद वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि यूथ की बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने अभी कोई ऐसी फिगर इंट्रोड्यूस नहीं करवाई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अलावा भी तो वो 3 दफ़ा रह चुके हैं वज़ीर आज़म, के एज ए वज़ीर आज़म के तौर पे जो यूथ में से हो। ऐसा क्यों है कि पीपल्स पार्टी जा रही है यूथ की तरफ, जबकि एक और इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, वो मैं ज्ञानचंद साहब से पूछूंगी। लेकिन शकीला साहिबा ये बताएं कि हम अब नून लीग की जो सियासत है वो अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर क्यों महदूद है? देखिए, हमारे तो बिल्कुल, देखिए हमें इस वक्त पाकिस्तान को एक ट्रेंड और एक काबिल और अहल बंदा चाहिए। इस वक्त जो मुल्क को ज़रूरत है, जिसका एक्सपीरियंस हो, जिसने डिलीवर किया हो, जिसने पहले भी 2-3 दफ़ा का वज़ीर आज़म बनाया। जब उन्होंने कुछ किया, डिलीवर किया तो सेकंड टाइम बने, उन्होंने सेकंड टाइम डिलीवर किया तो थर्ड टाइम बने, तीसरी दफ़ा उन्होंने डिलीवर किया तो चौथी दफ़ा बनेंगे। तो देखिए, काम की ताकत है और काम जब कुछ डिलीवर करता है तो उसी को कौम जो है, उसी को अवाम जो है वो पाकिस्तानी अवाम ने वोट देना है। तो हम ये कहें कि जो है वो हम किसके नाम पे जब जीतेंगे या किस नाम की, वो बात नहीं होगी। ये
अब ये हमारा ये है, ये बात नहीं है कि अब अगर बिलावल साहब कहें कि जी अब यूथ है तो यूथ को आने दो, तो 70 साल के बाबों को पीछे छोड़ो, तो ये बाबे हो गए हैं, ये मुल्क की जान छोड़ें, अब हमें आने दें। देखिए आप अपने तजर्बात को पहले आप ट्रेन तो हो लें, आपके तो घर वाले कहते हैं कि अभी आप को ट्रेनिंग नहीं, की मेरा जरूरत है। यही तो सवाल जब मेरा घर- ना हाँ जी। सेनेटर ज्ञानचंद साहब से था कि उनके वालिद मोहतरम ये कहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब के भाई यंग सोच है, यंग ब्लड है, तो वो अपने हिसाब से बात कर सकता है, तो यंग सोच तो को नहीं देखिए किया जा मुल्क को सकता। चलाना, देखिए मेरी बात सुनिए, मुल्क को चलाना आसान है। जी मुल्क जी के लिए चलाना तो ऐसा बंदा जो है उसको आना चाहिए। पहले हमारे मुआशी हालात देखिए, मुल्की हालात देखिए, किस नहज पे एक खिलंडर, एक खिलाड़ी ने इस मुल्क को जो है उसने चलाया है 4.5 साल, मुल्क को किस लेवल तक वो ले आया है। तो क्या हम फिर एक नया तजर्बा करने बैठ जाएंगे? भाई बिलावल साहब कह रहे हैं कि भाई जी ये 70 साल के बाबे जो है इनको पीछे करें और मुझे मौका दे, मुझे चलाने दें। तो ठीक है, आप कोशिश करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, और फिर आप देखें कि अगर आपको आवाम वोट देती है तो हम भी आपके साथ हूँ, हम आप पे खड़े होंगे और हम तालियां बजाएंगे कि आप वज़ीर आज़म बने हैं। ज्ञानचंद साहब, आप क्या कहेंगे कि इसके ऊपर के यूथ की सियासत जो है वो अब सेकंड टाइम अगर जैसे हमने पीटीआई के उसमें एक्सपेरिमेंट कर लिया लोगों ने, तो ये यूथ की सियासत वाली बात जो है वो पीपल्स पार्टी अगर कर रही है तो उसको उसका नुकसान होगा, बेनिफिट नहीं होगा? देखिए बिलावल साहब ने ये इलेक्शन मुहिम में बात नहीं की है। अच्छा। पहले भी पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बात की थी कि भाई मैं मियां साहब को भी कहूंगा और जरदारी साहब को भी नहीं कहूंगा जलसों कि में तो आप उन्होंने मुझे- कहा है, यूथ वाली बात कही है उन्होंने कि मुझे तो आप जो है वो नहीं, मैं मौका उसी की तरफ आ रहा हूँ कि आप नए दौर के तकाजाओं के मुताबिक हम नौजवानों को मौका दें कि हम सियासत करें। इस वक्त में इस मुल्क की 70% जब आप 60-70% जब हम कहते हैं कि यूथ है, तो उन यूथ के कुछ तरजीहात कुछ और हैं जो शायद हमारे सीनियर लीडरान की ना हो। और हमारे पास तो बिलावल भुट्टो एक समझदार लीडर हैं, उन्होंने साबित किया है एज अ फॉरेन मिनिस्टर कि वो डिलीवर कर सकते हैं। फिर उसके साथ पूरी सीनियर सियासतदानों की टीम भी है, तो यूथ भी है। हमारी पार्टी ने तो फैसला किया है कि कोशिश करेंगे कि जिन जिन हलकों में हमें यंग कैंडिडेट्स मिलते हैं और अच्छे कैंडिडेट्स मिलते हैं जो जीत सकें, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको रिप्लेस करें और यूथ को आगे लाएं। तो यूथ को आगे लाना है, नए दौर की तकाज़ाएं हैं ये। नहीं, लेकिन वो जो पॉलिटिकल नर्सरीज थी, वो जो यूनियंस थी, स्टूडेंट यूनियन, जिनसे फिर आगे जो है वो पॉलिटिक्स में लीडर आते थे, वो तो ख़त्म हो गई हैं। अगर आप डायरेक्टली किसी यूथ को उठाते हैं और हल्के में खड़ा कर देते हैं, उसे तो कोई जानता ही नहीं है किस तरीके से वो कामयाब होगा। ये तजुर्बा तो हम पीटीआई के दौर में देख चुके हैं ना 2018 में। देखिए हमारे यहाँ स्टूडेंट्स विंग भी है, यूथ की विंग भी है, लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूँ कि लीडर्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट यूनियन थी वहाँ से भी उभरते थे। जी जी। तो हमारे बिलावल साहब की तो ये कोशिश है और पीपल्स पार्टी की यही कोशिश है कि हम उस यूनियन को भी बहाल करें ताकि यूथ को मौका मिले, वो नर्सरीज जो है लीडरशिप पैदा करने की वो बहाल हों। और बिलावल साहब तो खुद यंग हैं, उनकी दोस्तियाँ, उनकी उठना बैठना, उनकी जो कंपनी है वो ज्यादा कर यूथ के साथ भी है और वो चाहते हैं कि उनकी एज के लोग उनके साथ हों ताकि वो कंफर्टेबल हों आगे डिसीजन मेकिंग में और नए दौर की तकाज़ों के मुताबिक फैसले करने में। तो मैं समझता हूँ कि यूथ ज्यादातर पीपल्स पार्टी की तरफ ही जाएगा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया शकीला रुकमान साहिबा प्रोग्राम में शिरकत के लिए, सेनेटर ज्ञानचंद साहब प्रोग्राम में आपकी कीमती राय के लिए। हमने कोशिश की कि आज हम ये देखें, थोड़ा सा ये यूथ की चीज़ भी एक्सप्लोर करें कि किस तरीके से क्या सोच रखती है पीपल्स पार्टी अगर तजुर्बा करना चाह रही है यंगस्टर्स के साथ। एक तजुर्बा हमने 2018 में देखा भी है, तो किस तरह से होगा। जबकि मुस्लिम लीग नून की सियासत में जो एक मेन किरदार है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ही है, क्योंकि उनके 3 दफ़ा का एक्सपीरियंस रह चुके हैं वो वज़ीर आज़म के तौर पे और उन्होंने काम किया है। अब यही बात है कि हमने ये देखना है कि 2024 के इलेक्शंस में कौन सी सियासत जीतेगी, वही पुरानी सियासत या दोबारा से यूथ के नाम पर जो है वो वोट बैंक हासिल करने की कोशिश की जाएगी और नया तजुर्बा करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।